हेलो दोस्तों, डियर ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी इस सीरीज़ का आज तीसरा दिन है। जैसे कि आपको पता है 21 डेज चैलेंज में हम जुड़े हुए हैं और उसका आज हमारा तीसरा दिन है। हम इस सीरीज़ में इतिहास के नेता, अभिनेता, क्रांतिकारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हमने गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर चर्चा की है। आज हमारे इस क्रांतिकारी सीरीज़ में एक युवा क्रांतिकारी जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में आज़ादी के लिए अपने आप की आहुति दे दी। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। भगत सिंह, जिनका नाम ही युवाओं में साहस, बलिदान और जोश का प्रतीक बन गया। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुर में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। वहाँ के एक छोटे से गांव बंगा में उनका जन्म हुआ। उन्होंने इस छोटी सी ज़िंदगी में वो सब कर दिखाया जो बड़े बड़े क्रांतिकारी सपने में देखते थे। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाले इस नौजवान ने ना सिर्फ अंग्रेज हुकूमत को हिलाकर रख दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल भी कायम की। उनकी कहानी केवल क्रांति की कहानी नहीं, बल्कि विचारों की शक्ति और देशभक्ति की भावना की है। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ और वो पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह स्वयं क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। उनका जन्म से ही वो अब इन क्रांतिकारियों के बीच रहे। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह की उम्र केवल 12 वर्ष थी और इस घटना से उनके मन में एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह जलियांवाले बाग गए, वहाँ की मिट्टी को अपने साथ ले आए, जो उनके लिए देश की कुर्बानी का प्रतीक बन गई। इस घटना ने उनके अंदर आज़ादी की आग को और भी अधिक भड़का दिया। उन्हें किताबों का शौक़ था। जी हाँ, सिर्फ शौक़ ही नहीं था, वो किताबों के दीवाने थे। उन्होंने कॉलेज शुरू अपने लाहौर की कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पहली गिरफ्तारी तक 200 से भी अधिक किताबें पढ़ ली थी। और ये कहा जाता है कि जब 8 अप्रैल 1929 को अपनी गिरफ्तारी देने के बाद 23 मार्च 1931 तक उन्होंने लगभग 300 और किताबों का अध्ययन कर लिया था। वे तीक्ष्ण बुद्धि के थे। पुस्तक में अगर कोई लाइन पसंद आ गई तो तुरंत उसे कंठस्थ कर लेते थे। वे जितने अच्छे पाठक थे, उतने ही अच्छे लेखक भी थे। इसका प्रमाण उनके लिखे कितने ही लेखों से पता चलता है, चाहे वह उनके द्वारा लिखा गया लेख युवक हो या उनका सबसे प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह महात्मा गांधी जी के अहिंसा के विचारों से पूरी तरह से प्रभावित थे, लेकिन जब गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा कांड को वापस ले लिया, चौरी चौरा कांड के बाद अहिंसा के विचारों से प्रभावित थे। वो गांधी जी के अहिंसा के विचारों से प्रभावित थे, लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो भगत सिंह का विश्वास अहिंसा से हट गया। उनका मानना था अंग्रेज की क्रूरता का जवाब हिंसा से ही दिया जा सकता है। उनकी विचारधारा एक समाजवादी विचारधारा थी। इसका पता जब उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े तो उसका नाम बदल दिया और उसमें समाजवाद शब्द जोड़ दिया। उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया। सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा था। चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। उसी दौरान लाहौर में इस विरोध का लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ। उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए यह असहनीय था। उन्होंने इसका बदला लेने की ठानी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने राजगुरु ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स को गोली मार दी।
यह उनकी पहली बड़ी क्रांतिकारी कार्रवाई थी और इसके बाद वो फरार हो गए और अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी मूछें कटवा दी। इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला डाला। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति का संदेश जनता तक पहुंचाना जरूरी है। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। बम कम शक्ति का था और इसे खाली जगह पर फेंका गया। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे, जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। इसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वह अपनी बात कोर्ट में रख सके। परंतु भगत सिंह का ये मानना था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इस बम फेंकने की घटना के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया और जेल में भगत सिंह ने अपने विचारों को और मजबूत किया। वह मार्क्सवाद से प्रभावित हुए और वे मानते थे कि आज़ादी के बाद भारत को एक समाजवादी देश बनना चाहिए जहां किसी का शोषण ना हो। उन्होंने जेल में कई लेख लिखे, जिसमें मैं नास्तिक क्यों हूँ सबसे प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने धर्म और ईश्वर पर अपने तर्क रखे। जेल में भी वे कई कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर गए। उनकी यह हड़ताल 63 दिनों तक चली, जिसने अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर कर दिया। सैंडर्स हत्या और असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चला। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी से पहले भगत सिंह ने कहा, मेरा शरीर मर सकता है लेकिन मेरे विचार जिंदा रहेंगे। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की चिंगारी जला दी। लोग सड़कों पर उतर आए और भगत सिंह जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक विचारक भी थे। वह चाहते थे कि भारत न सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद हो, बल्कि गरीबी, भेदभाव और शोषण से भी मुक्त हो। उनकी कुर्बानी ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। आज भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा उनकी वही भावनाओं को जिंदा रखता है। भगत सिंह की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची आज़ादी के लिए ना सिर्फ लड़ना पड़ता है, बल्कि अपने विचारों को भी मजबूत करना पड़ता है। उनकी शहादत भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। आज की ये कहानी यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।